IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस मैं ठीक हूँ। तो आज क्या मजेदार टॉपिक लाया जाएगा? हाँ, एक मजेदार टॉपिक और एक मजेदार रिसर्चर से हम लोग आज बात करते हैं। कई विषयों पर बात करनी है आज, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस, पोलराइजेशन जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है अलग अलग विषयों में, लेकिन हम लोगों ने सीरियस रिसर्च इस पे जो पॉलिटिकल साइंस में हुई है उसके ऊपर बात नहीं किया। किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसने एक्चुअली ये रिसर्च किया उसे बुलाया नहीं है, तो उस त्रुटि को आज हम लोग पूरा कर देते हैं और हटा देते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी विषय पर और पॉलिटिकल साइंस से कई ज्वलंत विषयों पर जो आजकल के सवाल हैं उन पर काम करने वाले एक रिसर्चर के साथ। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव सूद। गौरव एक डेटा साइंटिस्ट है और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्टैनफोर्ड में से उन्होंने पीएचडी की है। तो और गौरव ने कई सारे पेपर लिखे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से पेपर हैं जिसके ऊपर हम लोगों को लगा कि चर्चा करनी चाहिए, तो वही करते हैं आज। तो स्वागत है आपका पुलियाबाजी में गौरव। Thank you so much for giving me this opportunity. Wonderful to be here. Yeah. बहुत सही। तो गौरव, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहले तो आपके रिसर्च में जाने से पहले आपकी जो ट्रैजेक्टरी है वो बड़ी दिलचस्प है। आपने डेटा साइंस किया है, कंप्यूटर साइंस किया है बैचलर्स में, फिर आपने पीएचडी किया, पेपर्स लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन आप एकेडमिक नहीं हैं और आप अपने गिटहब पे आपने अपना डेटा और पेपर सब अपलोड किया है और आप फिर भी डेटा साइंस में काम कर रहे हैं, टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सब, इन सब चीजों को आप कैसे जोड़ते हैं और ये सब चीजें क्यों करते हैं आप? इन सब चीजों को जोड़ने के लिए थोड़ी सी वो लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ी हिम्मत लगानी पड़ेगी। हाँ। कोशिश करते हैं। आई थिंक काफी सारे लोगों की तरह मेरा भी मन था कि कंप्यूटर साइंस के सिवाय हमारे को सोशल इश्यूज के ऊपर मन करता है कि सीखें और जानें और उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करें। तो वो हमेशा मेरा मन रहा था। पर कंप्यूटर साइंस इसलिए करा शुरू में, क्योंकि शुरू में इसलिए दाखिल हुआ इसलिए क्योंकि जॉब करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं, ये सब करना है। बट जैसे मैं शामिल हुआ तो मुझे लगा कि ये एक बहुत दिलचस्प डिसिप्लिन है और it is one of the few professions that allows you to create something by yourself. And that's a hugely empowering and hugely, I think, I would say, a satisfying thing to be able to deliver something to the world and to be able to build something. And it also has that right level of intellectual challenge, I would say. But फिर भी दिमाग से वो नहीं गया कि थोड़ा सा सोशल विषयों के ऊपर कभी कुछ रिसर्च करने का मन है, ये सब है। इसका मैं आपको प्रिसाइज आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि प्रिसाइज आंसर्स ये सब हमारे पास पोस्ट हॉक एक्सप्लेनेशंस रहती हैं लाइफ के अंदर कि आपने क्यों करा। बट अगर आप एक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ये है कि आई थिंक आफ्टर माय कंप्यूटर साइंस आई स्टिल हैड दैट नीड एंड maybe I didn't immediately get into, like a straightforward career ladder where I was doing, like I didn't join an investment banking kind of a company or what have you, where the lure of money kind of takes you away. So, that's why I kind of stuck around and I always wanted to do something. So I applied for PhD programs ki thodi si aur education kare. And luckily I was accepted, and then I felt that I must actually honor this and go forward and do a PhD. And I didn't quite know what a PhD was before I went into it. कोई किसी ने भी मतलब हमारी फैमिली में करा नहीं था, but so I got to learn a bunch about like what a PhD is about. And what I learned was that in social science there is a wonderful commingling today in quantitative social science between computer science, statistics, and I would say the broad social questions. अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले लाइफ के अंदर जो कि पॉलिसी कॉन्सिक्वेंशियल है, जैसे अगर आप सोचना चाहें कि रिजर्वेशन पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी है
क्या इससे लोगों का उद्धार होता है, क्या इससे पीपल बेनिफिट इफ यू विल, तो आप इसे कैसे आंसर करेंगे? राइट हमारा ऑब्जेक्टिव आप सोच लीजिए कि है कि हम लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बट हम कैसे करें उसे, उसके लिए हमें थोड़ा सा डेटा रखना पड़ता है और उसे एनालाइज करना पड़ता है स्टेटिस्टिक्स के साथ, जिससे कि हम कॉन्फिडेंटली इस जजमेंट के ऊपर आ सकें. So that's where the things mingled. Now, that's how I reached the PhD. I think there is the further twist about why did I join industry after this, and why am I still writing papers? So I think in terms of joining of the industry, look, again, there are multiple reasons, but let me, I think, start with this point that one way to make change in the world is to actually build things. In fact, that is probably the most consequential way in which we change the world. So I think that's one of the other pleasing realizations that have come in as I have been in the industry for some time. In terms of why I write papers, I think it is just personal intellectual curiosity, and that's what drives me. That is, there are some questions that I would like to get answers to, and I feel that that's a valuable enterprise, and you can think of it as a hobby, though it is a little more than a hobby, I would say. हाँ, पेपर लिखना किसी की हॉबी है, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ. लेकिन आप ये बताइए कि आप, क्योंकि एकेडेमिया में नहीं है और आप वो टेन्योर वगैरह का गेम नहीं खेल रहे हैं, तो आपका जो अप्रोच रहता है रिसर्च की और इन सब विषयों पर, वो एक क्लासिक, एक मीडियन एकेडमिक को ले तो उससे किस तरीके से अलग होगा? That's a great question. I think that's also a thing where I have a very strong views. So let me be careful here. नहीं, आप बिंदास होके बोलिए. So I think, look, I'm twice an outsider in some ways. So I'll tell you, I emigrated out of India. I'm currently in the US. And again, I emigrated out of academia, and that makes it outsider. And the first thing that you realize as an outsider is that it allows you to call the bullshit from the inside, So you become a little bit more free, and you can see things a bit more clearly, or at least a little bit differently, I would say, than when you're inside it. So when we talk about things like academia, I kind of laugh at some of the questions that I was obsessed about 10 or 15 years ago when I was actually in my PhD program. And they just seem to trite and so minor, and so like other political scientists would think that this is a paper that they want to publish on, if you will. But for the life of it, I cannot tell you why, Like, why is it important for the world? Why is it important? How does it advance our understanding about the world in a deep way? So there are all sorts of little things on which you can publish, on which you can kind of, advance your career. And everybody is a careerist in some sense. Okay, academics are also careerists. 90% of them. वो थोड़ा है कि भाई अगले जर्नल के अंदर कुछ आ जाएगा, ये आजकल अच्छी चीज चल रही है, इसके ऊपर एक माँ और लिख दो तुम. तो वो सब चीजें कर सबने अपना करियर बनाने का सोच रखा है. But they don't take advantage of that intellectual independence that that you would think is kind of the birthright of all academics, especially when you have tenure, right? What are the big, hairy questions that you take on and kind of get to the other side of? I think by the time you get tenure, it seems that you're sold out a bunch. And the kinds of questions that are interesting to you are just not interesting questions. So I think that's one way. Now that may seem too adversarial, and this is to probably, this of course doesn't apply to all academics. There are a bunch of academics who I respect, but increasingly, look, again, I made two different points. One is about like, how do you change the world, right? So academia doesn't have a tradition of building, right? And second, as I said, that the kinds of questions a bunch of them are approaching tend to be a little bit inside the ball. And the third is, even when you think about policy consequential research, so let's take example of people who have won the Nobel Prize. Okay, so I'll go right at the top. So these are luminaries like Abhijit Banerjee and Esther Duflo, right? They have done a lot of research on development economics, right? So let's pair it with India's trajectory around, they've done a bunch of research on India, let's pair it with big development milestones in India.
India came up with Aadhaar, which, right? India came up with UPI, and that has led to dramatic changes, I would say. Lots of people became banked. That is, lots of people got a bank account, and that has now become the modal way the government transfers cash to people. Okay. But you would not see a paper by fancy people around any of these things. And if you had asked them 20 years ago, hey, listen, what are the odds that a country like India would be able to pull it off? They would tell you, hey, listen, man, this is super corrupt. There is no real, there is no real history of any kind of innovation in this country, at least at the government level. And the odds I'm going to give about these foundational successes, I would say, are actually close to zero. So why bother even write about it? So I think there is that obtuseness also about how you make progress in the world. वैसे जैसा आप कह रहे थे, मैं ये भी सोच रहा था कि अभी तक मैंने तो एक कोई भी पेपर नहीं देखा है जिसने ये एस्टिमेट करने की कोशिश की हो कि यूपीआई जैसी चीजों से एक्चुअली इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हुआ है, और इकोनॉमिक कॉस्ट भी होंगे, तो कॉस्ट भी क्या है. तो मतलब इस तरीके का आई थिंक ये पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई देश ये ट्राई कर रहे हैं या करना चाहते हैं. तो लेकिन मुझे दिखा नहीं है, क्योंकि मैं भी पॉलिसी रिसर्च में काम करता हूँ. लेकिन हाँ, ये है तो इंटरेस्टिंग बात. गौरव, थोड़ा आप अपनी रिसर्च के बारे में बताइए कि आपको किस प्रकार के सवाल दिलचस्प लगते हैं, और आपने, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग प्रकार के सवालों के बारे में रिसर्च की है, तो थोड़ा सा आपका रिसर्च प्रोसेस कैसा है, और आप क्यों, जिस प्रकार की चीज़ों पे आपने रिसर्च की है उस पे आपने क्यों रिसर्च की है, क्या आपको आकर्षित किया उस सवाल ने कि जिसको आपको लगा कि मुझे इस पे और काम करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए. इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि आप अक्सर को ऑथर भी करते हैं पेपर्स, तो आप अपने को ऑथर्स कैसे चूज करते हैं? क्या आप एकेडमिक को ऑथर्स के साथ काम करना पसंद करते हैं कि वो बैलेंस करते हैं, या आपने अपने जैसी ही एक ग्रुप ढूंढ लिया है, ये सब इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं जो कि एकेडमिक दुनिया से बाहर हैं? Those are both great questions again. Let me start by thinking a little bit about how I choose that research. And Kathy, this is always a work in progress for me. The foundational and motivating question is about increasingly for me is about how do you make impact in the world? And I'm increasingly convinced that research is not the way. Though I think interrogating ideas is. Okay. That is, interrogating assumptions is. And but I think some part of how you select research, or how I've selected research, has been opportunistic, I would say. That is, these are people who were kind of looking at similar ideas, or, I happened to kind of work with them. So that kind of guided a little bit of my trajectory about what I selected. Some of it is personal idiosyncrasy, I would say. Another way I think I've come to some of the questions is there are some sort of psychological things that I've been interested in about how do people think about the world, and how do they come to hold beliefs which are very strident, but जब information नहीं है तब भी opinions बहुत सारे हैं. तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? तो वो कुछ आपको कह सकते हैं कि personal interest कह सकते हैं, but there are also things which I think are foundationally important when we think about democratic health, right? And we can also talk about why democracy is important in that larger sense, क्योंकि अब लगता है कि भाई चाइना वाले तो बिना डेमोक्रेसी के कर रहे हैं, वो तो 30 साल से सुनते आए हैं कि डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं, हमें तो स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए. तो वो तीसरी चीज है कि पर्सनल इंटरेस्ट कह लीजिए कि how do people think about this, and what are the different forces that apply here. So some of it is media, probably. Some of it may be how do the elites kind of communicate, and what kind of impact does that have? And maybe if we have that clarity, we can kind of build tools or help people understand that this is how you work. Beware, right? And then the fourth thing I would say is probably a nitpicky thing. That is, you see something wrong and then you need to respond to it. That's a very moral way. This is a kind of how science progresses in a way. Everything is wrong. We are wrong about it all the time. And then, we kind of respond to things. So all of these are not very satisfying answers, but they are actually close to true answers to, I think, how I picked a bunch of my research. Then
some of it has to do with, and this is kind of giving you the unvarnished answer about like how research is produced, right? So all of these are not very heroic answers to any of these. They're not heroic explanations. They're very timid and they're very piecemeal kinds of explanations about like why people do what they do around research, what they research. And there is an aspect today which is around like what are the public policy questions or interesting questions that I could be kind of answering with research. So that's the fifth element, I would say. That's increasingly a major focus for me. And some of the data that I've generated and some of the software that I've written is actually to enable other people to ask better questions around some of these things. To your question, sort of, I think how I choose co-authors. So initially, like this is probably useful for people who want to do a PhD, but initially you will find that you're kind of working with senior co-authors. And, the senior co-author thing is that like publicly you won't get as much credit maybe for some of the research that you do or some of the ideas you bring in because they'll all be attributed to the senior person. And at a particular time, I think, after 2 or 3 years out of PhD or something like that, I realized that, I can do a bunch of this stuff by my own. And so since then, I think I have played that role of I've worked with a bunch of people who are sort of generally people who are somewhat more junior than I. And yeah, I would say, some colleagues, some things like that. But let me honor your question about like, how do you select good co-authors and things like that, right? So emotional maturity is probably the number one thing, if you will. Mm-hmm. These are people who are willing to, who understand how to collaborate, take criticism, things like that. They need to be okay with that. Mm-hmm. Otherwise, it is just a mess, I would say. Yeah. Okay. The second is that interest in doing the right thing. That is, I don't do research for arriving at a particular number as in, अभी मेरा idea अच्छा है, ये वाला करना चाहता हूँ कि जैसे Hoover Institution publish करता है, हाँ, prove कर देता हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी है, ये मैं हर रोज जाना चाहता हूँ. या फिर तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन researchers के साथ काम करूँ जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो कि they want to get to the right answer and they want to get to the best paper. Now, again, I appreciate a little bit of pragmatism क्योंकि देखिए, I've worked for a long time with a person who is a perfectionist, but also a person who just works exceptionally slowly. And, it took me a decade to publish one paper with this guy. So this is fine. I'm fine with that. But at the same time, it is about also not losing focus about like, what are we doing here in terms of, I want to get the numbers right. I care about, I think, perfection in some ways. But again, I think my standards may be, in terms of production, may be slightly lower than, I think, which is a traumatizing thing to acknowledge, but I think it is true. And that is, there is that pragmatic aspect about like, why are we doing research? There is also perfection for its own sake, which I think is very gratifying. So I have spent sometimes just honing an article for years, and that is very satisfying, actually. To get to something which is almost perfect. So, but that's the second thing, that is interest in doing the right thing. And then I think third is good technical skills. I feel that if you don't have good technical skills, that is in statistics, and you generally, I'll have to redo everything that you do. So, which I've done sometimes. But yeah, those three traits, I would say. Yeah. तो चलिए फिर आपके जो बड़े सवाल है उन पर ही चर्चा करते हैं. तो जैसे आपने एक विषय पर काफी पेपर्स लिखे हैं जो है पोलराइजेशन और राजनीतिक ध्रुवीकरण कह सकते हैं हम उसे. तो उसके ऊपर जो आपका शायद 2012 का पेपर था जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट किया था यूएस के कंटेक्स्ट में कि क्यों पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन के मापदंड क्या है, किस तरीके से होती है. तो उसमें आपने बताया था कि ये विचारधारा के ऊपर नहीं होता ध्रुवीकरण, और बल्कि और किसी मापदंड पे होता है. तो बताइए ना इस पेपर के बारे में, और आपकी क्या फाइंडिंग थी और क्या ये भारत में भी लागू होगी या नहीं. तो आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर पीछे लेकर चलता हूँ कि देखिए, जब भी हम पॉलिटिक्स के सवाल करते हैं, राइट, तो आपको जो दिमाग के अंदर पहली चीज आती है कि हम
एक दूसरे से क्यों डिसएग्री क्यों करते हैं और दूसरे को हम दुश्मन क्यों मानते हैं, क्योंकि डीप डाउन हमें लगता है कि वो गलत आदमी है, और वो गलत इसलिए हैं, वो गलत एक तो विचारधारा रखते हैं, और गलत विचारधारा इसलिए रखते हैं क्योंकि खराब आदमी है वो। क्योंकि भाई अगर दुनिया तो विचार गलत नहीं है, आदमी गलत है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्योंकि अब विचार गलत क्यों होंगे आपके? अभी दुनिया के अंदर इतना एविडेंस आपको पता चल रहा है कि जो आपके विचार हैं दे डोंट मेक सेंस, तो आप क्यों विचार गलत रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि आप खुद अच्छे आदमी नहीं है, राइट? So deep down, we have this conviction that the other side is not just does not actually just hold mistaken policy beliefs, I would say, but is actually, actually these are people who are motivated by bad things. They are bad people. Right. And which is kind of an interesting little thing. आप personal relations के अंदर भी देख सकते हैं ये सब चीजों के अंदर कि गलती क्यों करी, मतलब क्योंकि वो जानकर उसने कुछ करा होगा, राइट? तो there is now, here is a funny thing I'll tell you. So let me start with that funny thing, which I think will entertain you in a. So मैं डैनियल kahneman की बुक पढ़ रहा था, थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो, तो उसके अंदर एक चैप्टर के अंदर वो बोलते हैं कि मुझे ना स्टॉक मार्केट कभी समझ नहीं आई। तो शुरू के अंदर ही वो ही इज सच अ स्मार्ट मैन, वो शुरू के अंदर ही वो बोलते हैं मुझे स्टॉक मार्केट कभी नहीं समझ आए। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि हर रोज मिलियंस ऑफ लोग आते हैं, कहते हैं यार दिस इज अ ग्रेट टाइम टू सेल अ शेयर, अभी तो ये बहुत ऊपर हो गया, अब इससे तो नीचे ही जाएगा, अभी ये मैं स्मार्ट हूँ, अभी बेचने का बहुत अच्छा वक्त है। दूसरी तरफ से 1 मिलियन आदमी आता है, कहता है नहीं यार ये तो ये कितना बड़ा बेवकूफ है, ये आज इतना अच्छा मौका है खरीदने का, तभी तो ट्रेड होता है ना शेयर के अंदर। एक बेच रहा है तो एक खरीद भी रहा है, नहीं तो ट्रेड ही नहीं होगा भाई। तो दोनों तरफ से कोई ना कोई तो गलत है, राइट? हर रोज 1 मिलियन आदमी गलत है। तो सारे लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, तो देखिए we can be convinced that we are right, but oftentimes we are unaware of our own ignorance, right? आपने ये कई तरह की बहुत पुराने ये कोट्स हैं, the more you know you don't know, right? बड़ा ड्रामेटिक कोट है, बड़ा अपसेटिंग कोट है अगर ये ट्रू है तो, right? The people who know the least, they are very confident about कि भाई यही है दुनिया के अंदर और क्या है। What you see is what there is to know. उसके ज्यादा क्या है, उसके आगे क्या चीज होती है वो तो पता ही नहीं मुझे। जो मुझे दिखाई दे रहा है वही सच है, उसका कोई दूसरा वेरिएशन या कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता है, मे बी उसके बियॉन्ड कोई चीज नहीं है, राइट? उसके बियॉन्ड कोई चीज नहीं है, तो कोई सटलिटी, दे कांट बी अदर वेरिएबल्स दैट अफेक्ट दिस कन्विक्शन दैट आई हैव दैट दिस इज अ कैट, व्हाट हैव यू, राइट? So I was just going into some small anecdata and psychological points. So our conviction has always been, right, in some ways in politics, that our disagreements have been based on policy, right? These are policy disagreements, and then we of course make inferences about the kinds of people who disagree with us, right? Okay. Turns out अमेरिका के अंदर पर बहुत सारा सर्वे डेटा है, ठीक है? तो आप सोचेंगे कि भाई अब जैसे रिपब्लिकन है, तो आप सोचेंगे कि अगर वो अबॉर्शन के लिए चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हो, ठीक है, उनकी पॉलिसी प्रेफरेंस ये है, तो यही सेम पीपल होंगे जो कि चाहते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो, या यही सेम पीपल होंगे क्योंकि वो कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं, ठीक है ना? टर्न्स आउट भाई काफी रिसेंटली तक कि जो कोरिलेशन थी इन दोनों इश्यूज के अंदर, या कोई भी आप इश्यूज ले लीजिए, एनी टू पेयर ऑफ कंजर्वेटिव इश्यूज सोच लीजिए, या एनी टू इश्यूज, कोरिलेशन बहुत कम थी, मतलब इट इज हिलेरियसली लो। मैं आपको स्पेसिफिक नंबर दे सकता हूँ, बट इट इज हिलेरियसली लो। तो हम उसके अंदर एक वंडरफुल पेपर आया था, उसके कहते हैं कि कंस्ट्रेंट नहीं है। देखिए विचारधारा का मतलब क्या होता है कि इट विल कंस्ट्रेन योर एटीट्यूड्स। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि वो बांध देगी हर एक चीज को, ठीक है ना? एक अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि आप ये बाकी पॉलिसीज के अंदर भी क्या क्या कहेंगे, सेम ही चीज कहेंगे। भैया पार्टी लाइन आप बोल देंगे, मुझे मेरे को समझ आ गई कि आप इसी तरह के आदमी हैं। तो एक बड़ी वियर्ड सी चीज थी कि
आपको बताएं कि एक तो इतनी ज्यादा दे आर अनकंस्ट्रेन्ड, सो एक पेपर आया था जिसका नाम था, टाइटल था पार्टिजन्स विदाउट कंस्ट्रेंट, और दूसरा वी नो दिस फैक्ट, तो मतलब दैट्स एन ऑड थिंग, बट फिर भी प्यार मोहब्बत पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि पार्टी एलीट्स की तो विचारधारा जो है वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंड होती है, क्योंकि पार्टी एलीट्स तो एक ही तरह से बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप रिपब्लिकन्स को सुनेंगे तो उनके वो 4 पॉइंट होते हैं कि बताते हैं कि भैया इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो देश को तबाह कर रहे हैं, और ये एलजीबीटी वाले लोग एक और दहशतगर्द हैं, वो 3-4 उनके पॉइंट रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि भैया जो रिपब्लिकन सपोर्टर है उनका भी ऐसा ही हाल होगा। हाल ऐसा नहीं है, बट फिर भी प्यार मोहब्बत बहुत है पार्टी के लिए, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि कभी इतनी ज्यादा प्यार मोहब्बत पार्टी के लिए कभी हुई नहीं। तो आप सोचिए, तो हम मेजर करते हैं फीलिंग थर्मोमीटर के अंदर। आप जैसे सोचें कि बॉडी का थर्मोमीटर होता है, वैसी फीलिंग थर्मोमीटर है कि बताइए कि 0 से 100 के अंदर अगर 0 का मतलब है कि ठंड लग रही है, 100 का मतलब है कि भाई बहुत गर्म है चीज, तो आपको कितना, हाउ वार्मली डू यू फील अबाउट द पार्टी, राइट। तो उसके अंदर हमने देखा है कि अपनी पार्टी के लिए ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, तो हमेशा बहुत हेल्दी नंबर्स थे, बट अगेन 10 का पॉइंट और बढ़ गए हैं। और दूसरी पार्टी के खिलाफ जो अब सेंटिमेंट है, वो कहते हैं कि बहुत ठंड लगती है उन्हें, अब वो बहुत डरते हैं दूसरी पार्टी से, कहते हैं कि वहां के लोग तो बहुत खराब है, तो आपको एक तो बताया कि कंस्ट्रेंट नहीं है, दैट इज दे डोंट अग्री विद द पार्टी, सो यू वुड वांट ऑल द पीपल हु सपोर्ट द पार्टी टू your inferences that they basically have the policy positions of Donald Trump. अगर आप रिपब्लिकन्स को सोचें तो आपका जो मेंटल इमेज है कि यार ये तो सारी लाइन बाय लाइन जो डोनाल्ड ट्रंप कहता होगा वही एग्जैक्टली वो तो कहते होंगे, क्लिक 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 क्लिक। अगर मैं इनसे पूछूंगा रात को भी उठाकर, हाँ भाई नंबर 1 इश्यू क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालो, यही आएगा, राइट। Turns out that people don't agree with the party that much. Now they agree with the party a bit more over time, but they foundationally disagree with the party. They're also very diverse, I would say, within the party in terms of what they disagree about. So and when you talk to them about like the other party, they will tell you, but दूसरी पार्टी की और supporters की image यही है। उन्हें पता है कि जो elites believe करते हैं वो supporter believe करते होंगे। So our understanding of an average BJP person, for example, is कि भैया वो हिंदू भक्त से लेकर वो होगा कि वो 4 पॉइंट जो हैं उनके कोर, वो exactly line by line, exact extremity में विश्वास करते होंगे। जो अमित शाह की पोजीशन है वही जो कोई फ्रूट वाला है जो बेच रहा है उसकी भी पोजीशन होगी। I bet you it is not the case. Certainly it is not true in the US. So those are the two paired kinds of things. That is, it doesn't seem that our disagreements are foundationally based on disagreements about ideas. If you were to look at actual people, उनकी policy preferences देखें, तो आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी में भी कई सारे लोग हैं जो कि अबॉर्शन को चाहते हैं कि थोड़ी सी लूजर restrictions हो. That is, it is somewhat easier for women to access it and things like that. They don't quite believe in line by line kind of a thing about what Republicans believe in. अब डेमोक्रेट्स के अंदर जाएंगे तो कई सारे डेमोक्रेट्स हैं जो चाहते हैं कि they want more conservative things. For example, they don't believe in gay marriage, or they don't believe in this idea कि भाई abortion easily accessible हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि there is a moral burden to it. तो that's so it doesn't, at an actual level between people, it doesn't seem to be based in disagreements about ideas. So then what else could it be, right? And I was just giving you sort of a preview of what are the kinds of things it could be. Some of it is just about stereotypic inference. That is, we make this kind of an inference that is elites to supporters, right? That is, एक तो हमने इन्फ्लुएंस बना ली और हमें लगता है कि वो सही होगी, क्योंकि लगता है कि भाई और क्या है, डेमोक्रेसी है, तुम किसी और को चूज करो ना फिर, भाई डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो तो ये तो बड़ी साधारण सी इन्फ्लुएंस है मेरे हिसाब से, मतलब कोई मैं तो लॉजिकल एरर बना ही रहा हूँ. Turns out it is an erroneous inference because we are kind of underestimating the complexity of the world a little bit.
क्योंकि कई सारे जोड़ घटा कर उसके बाद वो आदमी सोचता है कि मैं किस पार्टी के साथ जाऊं, किस पार्टी के साथ ना करूं, ये सब चीजें हैं। दूसरा है कि people seem to have a more of an emotional connection to the party. Now, इसकी भी हमारे पास हिस्ट्री है, आप एक सोच सकते हैं कि why do we have this kind of an emotional connection with groups? ठीक है, तो एक ताजफेल थे जिन्होंने एक बड़ा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने रैंडमली असाइन कर दिया लोगों को ग्रुप के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2-4 दिनों के बाद देखा उन्होंने, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरा ग्रुप खराब है। तो उसके कहते हैं मिनिमल ग्रुप थ्योरी, कहते हैं कि अगर हम इवन रैंडमली असाइन कर दें, लोगों के पास काफी ज्यादा ग्रुप के प्रति वो होना शुरू हो जाता है, प्रेम। ये हम छोटी छोटी चीजों में, जैसे कभी कोई क्लासेस के अंदर अगर टीम्स बन जाती है, बहुत ही रैंडमली, हम उनको जानते भी नहीं है, बट इन दैट 10 मिनट्स आपको अपनी टीम के लिए आप रूट करना शुरू कर देते हो कि नहीं, जीतनी तो हमारी टीम चाहिए। मतलब भले ही आप तो 5 मिनट पहले उनको जानते भी नहीं थे, पर एक ये हो जाता है। और फिर बाद में भी एक्चुअली कनेक्टेड रहते हैं, अगर आप वो हमारी टीम में रहे तो थोड़ा सा रहता है, अच्छा नहीं ये तो हम साथ में जीते थे वाला। ब्लू हाउस वाले ऑरेंज वाले से बेटर है ना, ये ऑरेंज स्कूल में होता था ना ये, टोटल रैंडम होता था ना वो भी। मार्चिंग के अंदर ही होता था कि वो तुम्हें डिफरेंट उसके अंदर हाउसेस में डाल देते थे, कंप्लीटली रैंडम था, बट वो हाउस के प्रति वो था कि नहीं नहीं ये वाला जो झीलम है ये बहुत अच्छा है, ये ना। लेकिन गौरव, ये इस वजह से हो रहा है क्या कि मतलब 2 पार्टीज हैं लार्जली यूएस में, और हो सकती हैं लेकिन 2 हैं, तो कोई भी जो वोटर है वो डिसीजन ले रहा है, वो उनके विचार कई सारे हैं और उनको एक सिंप्लीफाई करना है और एक डिसीजन लेना है, इसको वोट करना है, उसका करना है। तो उस वजह से लोगों के विचार शायद अलग अलग होंगे, लेकिन उनके पास अब रियलिस्टिक चॉइस 2 अलग अलग एक्सट्रीम के ऊपर है। तो क्या ये नेचुरल नहीं होना चाहिए इसमें? और अगर ऐसा है तो भारत में क्योंकि इतनी ज्यादा पार्टियां हैं, तो क्या ये इस तरह का ध्रुवीकरण कम होना चाहिए? फिर क्या ये भी कहना ठीक होगा? इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा गौरव। तो यूएस में शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में अक्सर लोग जैसे स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस को वोट देंगे, फिर नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को, और उल्टा भी करते हैं लोग कभी कभार, और अपने मोहल्ले इलेक्शन के लिए किसी और को। तो ये क्या डेमोक्रेसी कितनी देर तक रही है? कोई ऐसा नेचुरल लॉ है कि धीरे 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 करके इस तरीके का एग्रीगेशन हो जाएगा, जैसे केओस थ्योरी में होता है कि भाई केओस में से फॉर्मेशन बनने लगती है? या फिर तो ये हमें अभी 75 ही साल हुए हैं तो ऐसा है, और वहां पे क्योंकि 200 साल से ज्यादा है तो कुछ अलग तरीके का माहौल है? या फिर कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो हमको नहीं मानना चाहिए कि दुनिया में हर जगह एक ही चीज होगी? Yeah, you bring up a big set of questions. Let's start with the first one. So, look, I mean, it is a mystery if you think about it, that why are the parties polarized when the people are not, right? That's one of the questions that you have, firstly, right? So it is a mystery. कहते हैं ना, एक होती थी बचपन में सिखाई जाती थी लोगों को मीडियन वोटर थ्योरम, कि भाई बताते थे कि अगर वन डायमेंशन के अंदर चीजें हैं तो आपकी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी की रेस्टोरेंट कहाँ खोलोगे, वो बीच में ही खोलना चाहोगे आप, राइट? तो वो अभी तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों ने रेस्टोरेंट तो बहुत दूर दूर खोल रखे हैं इधर, अलग अलग दिशाओं में खोल रखे हैं। और आप कह रहे हैं कि यार 2 पार्टी क्यों है, ये सब तो उसके अंदर भी देयर इज दिस आइडिया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे रहता है, लाइक what is the optimal strategy? It may lead to a 2-party kind of a system, or if there is a one-dimensional thing. तो नहीं तो साइक्लिंग, या मतलब नहीं तो कई तरह के आर्बिट्री आंसर्स आपके पास आ सकते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है? बट देखिए, तो इसका साधारण आंसर नहीं है, बट ऐसा है कि एलिट्स ने भी कई तरह से गेम्स खेलते हैं। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि रादर देन वन डायमेंशनल स्पेस दे हैव अ 2-dimensional स्पेस। 2-dimensional स्पेस के अंदर आपके पास थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग आउटकम्स पॉसिबिलिटी हो जाती है, एंड यू हैव ग्रेटर लेवरेज इन सम वेज अबाउट लाइक वेयर यू कैन पोजीशन योरसेल्फ, राइट? बट देयर आर आल्सो सम फंडामेंटल बायसेस इन पीपल. Think about, like, let's think about it from a cynical way. Right, the cynical way is that elites have an agenda. Okay, अब वो कैसे एजेंडा है वो अभी नहीं सोचना, बट है उनके पास एजेंडा, ठीक है? चलिए ये भी बता देते हैं कि कैसे सोच सकते हैं कि
रिपब्लिकन चाहते हैं कि भैया बिजनेस वालों के पास बहुत सारा पैसा हो, जो बाकी मरना मरे, राइट? और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि भैया मेरे जो 4 इंटरेस्ट ग्रुप है इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, पावर आ जाए, बाकी सारे जो लोग जैसे जाना हो वो हो जाए, राइट? और अब उन्हें कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना वो अब देख रहे हैं। एक तो ये सोच सकते हैं कि सिनिकल पर्सपेक्टिव से। अब दूसरा आप सोचिए कि फ्रॉम अ पर्सन लेवल, अगर मैं सिर्फ पे फॉर परफॉर्मेंस करूं, ठीक है ना, या तुम मुझे काम दिखाओ, मैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें वोट दूंगा, ठीक है ना, तो इतनी आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन तो बहुत मुश्किल है फिर। काम दिखाओ तो वाला काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, मतलब unless one ideology is vastly superior to another or whatever, then everybody will become that ideology either way, right? You know, pay for performance वाला भी काम नहीं चल रहा। और पॉलिटिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि परफॉर्मेंस जो है बड़ी नॉइजली मेजर्ड है, ठीक है ना। आप जीडीपी ग्रोथ देखें या कुछ और देखें तो हाथ के अंदर कुछ आता नहीं है इतना, थोड़ा थोड़ा आता है बट ज्यादा नहीं आता, क्योंकि कई तरह की दुनिया के अंदर चीजें चल रही होती हैं, तो आदमी समझ नहीं पाता कि ये पार्टी ज्यादा असरदार थी या दूसरी पार्टी ज्यादा असरदार थी। तो फ्रॉम अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, देन दे काइंड ऑफ ग्रेविटेट टुवर्ड्स, आई थिंक, पीपल एंड टुवर्ड्स आइडियाज मोर देन, you know, actual performance, if you will. So that may be partly what is going on. Okay. And remember, look, I mean, again, there's a difference between voting for a party and between having adversarial views about the opponents of the party, right? आप ये कह सकते हैं कि ये I'm choosing the best of the worst, but I know that both of these parties are fundamentally broken, you know. So, for example, like when I talk to BJP supporters, they are startled by the fact that Gujarat has very high levels of indebtedness. Okay. और you know, वो 24 साल से सरकार चल रही है उधर उनकी, बट अगर आप उनका आरबीआई वाले हर साल वो निकालते हैं एक स्टेट का फिस्कल उसका लिस्ट निकालते हैं, उसके अंदर आप उनका देखें वो हाई इंटरेस्ट लोन भी ले रखे हैं, उन्होंने सब कुछ ले रखा है। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन भी ले लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, you know, तो उन्हें बड़ा शॉकिंग लगता है कि ये कैसे हो रहा है। तो you know, a lot of it is just kind of trust the elites kind of a thing, kind of a model, and we think that everybody else who opposes them is somehow doing a disservice, and somehow, again, as we talked about earlier, somehow not just actually holds the wrong policy preferences, but is badly motivated. एक चीज पे मैं आपने एक अपनी रिसर्च में ये जो पोलराइजेशन है उसका थोड़ा सा क्वांटिफाई भी करने की कोशिश की है कि अलग अलग विषयों पे किस तरह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लोगों में पोलराइजेशन घटा है या बढ़ा है। जैसे कि आपने बताया है अपने डेटा में यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कि रेशियल लाइंस पे एक्चुअली पोलराइजेशन कम हुआ है, जबकि पार्टिसन लाइंस पे मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में वो बढ़ा है। तो क्योंकि काफी बार ऐसा लगता है कि ये सारी जो पॉलिटिक्स है वो मतलब आपको लगता है कि अगर वो रिपब्लिकन है तो वो थोड़े ज्यादा रेसिस्ट होंगे टाइप का एक स्टीरियोटाइप है, राइट? बट रियलिटी में देखे तो एक्चुअली रेसिज्म ओवरऑल कम हुआ है। और तो ये इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताइए ना कि ये ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं और क्या इंडिया में इस प्रकार की कुछ चीजें हो रही होंगी, जैसे कि क्या इंडिया में कास्टिज्म प्रोबेबली कम हो रहा होगा, लेकिन आई डोंट नो इसके ऊपर किसने ये मेजर किया है कि नहीं किया है, या अगर करना भी हो तो किस तरह से उसको मेजर किया जाए। Yeah, and Kathy, I realized that I didn't fully answer the 2 questions that came before. So let me take a note of that. That is about how, in many ways, racial polarization, and we can talk a little bit about like how we measure that, has gone down. In fact, on lots of measures, I would say racism itself has gone down in the US in quite significant ways. Saurav, you had a question which I did not make a note of, and I know that I haven't quite answered, the question that we started with, which was like, how do people have that animus? Isn't that a natural consequence of a 2-party thing? I wouldn't call it a natural consequence, as I said, because you should differentiate and have the capacity to differentiate between elites and people, right? And you should also be able to understand the deficits of the party you support. Okay. So if you're just somebody who's a neutral arbiter, then the reason why I pointed out this Gujarat example, let's just take an even-handed approach to kind of understanding what are the flaws of a party and things like that. Eventually you may
vote for party A or B, but vote with a clear mind that this is a party which also has gangsters, which also has, a full slate of idiots, but seems to be marginally better on, maybe dimension A or whatever it is, and that's the coin toss you're going to go with, and certainly not have this kind of an animus towards people who support the other party. Right. And then your point sort of was, you had a question which I... हमारा अलग अलग इलेक्शन में हिंदुस्तान में तो लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, तो split इतनी ticket, जबरदस्त लॉयल्टी नहीं है हिंदुस्तान में खासकर। और ये जो पोलराइजेशन की जो चीज है वो मतलब क्या वो जो टू पार्टी सिस्टम है उसको क्या समय लगता है बनने में, और हिंदुस्तान में जस्ट टाइम की बात है या फिर हिंदुस्तान फंडामेंटली कुछ कल्चरली डिफरेंट है? I think it's a great question, and I don't think that I have a great unique answer to it, but I think, one thing that people forget about India is that how phenomenally young it is, right? So to build attachments, you need probably a bit longer period of time. If most of the voters are actually, or a bunch of the voters are under 25, that may be actually what is causing some of these things. Now, we don't exactly know how much split ticket voting is happening, by the way, in India. I don't think that we have estimates of that. तो इसे split ticket voting कहते हैं कि भाई आपने एक, जैसे अभी ये बता रहे थे कि प्रेसिडेंट के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने किसी और का वोट करा भी है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं कर रहे, बट और आपने लोकसभा और लोकसभा विधानसभा के लिए अलग अलग वोट कर दिया, जिला परिषद के लिए अलग कर दिया, लोकल पार्षद के लिए अलग कर दिया। हाँ जी, तो वो हमें एक्चुअली एस्टिमेट्स नहीं है, बट सम ऑफ इट मे जस्ट कम फ्रॉम कि डिफरेंट पीपल come out for different kinds of elections. Remember that some of the local elections tend to be somewhat low turnout kinds of elections and things like that. I will say three kinds of things where we don't really have good data. And then I will talk to you about what may be causing some of this. So one is, as I said, different people may turn out. And the second thing, which is pretty important for Indian political context, is parties win without majorities, right? So you can win an election with 36% of the vote. तो उसके अंदर ना क्या होता है कि साइकिलिंग बड़ी होती है। साइकिलिंग का मतलब कहते हैं भाई अगर मेजॉरिटी एक पार्टी को भी चाहती होगी, वो पार्टी चांसेस है कि वो नहीं आ पाएगी पावर के अंदर। वो है कि थोड़े से 1% यहाँ पर ज्यादा हो गया, 1% वहां पर हो गया, बट हमें लगता है कि लोगों ने बहुत डिफरेंटली वोट करा, लोगों ने सिमिलर वोट करा हो सकता है, बट आप समझ रहे हैं कि 1-2% के डिफरेंस की वजह से कोई और आगे आ गया, कोई और पीछे चला गया। तो जो मोर फाउंडेशनल रीजन है, अगर हम माने कि ये चीज ट्रू है, तो इट मे बी रूटेड इन द फैक्ट दैट वी हैव अ यंग पॉपुलेशन। आई थिंक अंडर 25 की प्रोपोर्शन टेक्निकली मेरे ख्याल से इक्वल है जितनी ओवर 25 की है, राइट? कुछ ऐसा है। मीडियन एज कुछ 27 साल है करीब। और कुछ राज्य जो बड़े बड़े राज्य हैं, यूपी बिहार, वहां तो शायद अभी 25 के करीब ही चल रहे। हाँ जी, तो अगर आपके पास ये हो तो ये हो सकता है कि उन्होंने, कई सारे लोगों ने तो एक भी इलेक्शन में वोट नहीं करा होगा अभी या फिर एक ही इलेक्शन में करा होगा। दे मे बी कॉजिंग सम ऑफ द चर्न, बट लुक, आई मीन, but let's take a more positive kind of right, what is on the positive docket. It may very well be that an average Indian's understanding of politics is actually more multidimensional, right? कि भाई मेरे को राज्य के अंदर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कि who is going to work like this, and then for the central government I know what my optimal strategy is, if you will. That is, their understanding is more grounded in what kind of government leaders really help me. And yeah, I think that's a possibility, I would say. And it may very well be that Indian voters are less partisan in some ways, though it doesn't seem like it. Like, again, some of these things are founded in sort of natural tendencies of people, I would say. They don't seem to take that long to develop. And the idea that I think why we are speaking about it is these things have become yet more, they've become larger forces, I would say, partly because I think of the changes in the media environment and things like that. This is kind of like conjecturing, I would say. And but when elites can talk directly to you, and when you have your echo chamber that you can kind of listen to, it just makes some of those kinds of things, some of those errors much more likely, right? रीजनल डाइवर्सिटी भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, और इसलिए रीजनल पार्टीज बहुत हैं, लेकिन जो कि बाकी बहुत देशों में नहीं है। पर ये भी टाइम की बात हो सकती है, ओवर टाइम हो सकता है रीजनल डाइवर्सिटी के बावजूद कोई एक दो पार्टी हावी हो जाए। ये देश की
देश यंग है इसकी वजह से भी हो सकता है, तो कह नहीं सकते। Yeah, I don't think that I have a good answer in terms of, but those are all potential reasons. And the regional parties क्यों है ये आप पूछना चाह रहे हैं basically, like why do we have that much diversity in terms of politics? I mean, one of the primary roles of politics is actually to reduce the ideological space in which you fight in some ways. Think about like what do politics कम क्यों करना चाहेंगे, बढ़ाना नहीं चाहेंगे कि मैं अपने भी आइडियाज डालना चाहता हूँ, नई पार्टी आएगी कि हमारे तो ये आइडिया है, ये हम तो एग्री नहीं करते ये दोनों पार्टी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल स्पेस को एक्सपैंड कर दें तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ आउटकम्स आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो अब आपको मेजॉरिटी को अगर इकट्ठा लेकर आना है, यू नीड टू बिल्ड अ कोलिशन and then you need to kind of get them to kind of agree on certain things or get them to like slowly sort of pivot the politics and the topics towards something which is comprehensible as well as something that you can kind of fight over in a sort of a low dimensional way which can so there is 50% का ये, लेकिन 50% का प्रॉब्लम है ना, हिंदुस्तान में थोड़ी ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो आप 25 कर लो तो हो जाता है काम। पर सौरभ जैसे स्वतंत्र पार्टी और वगैरह वगैरह जो पार्टी आइडियोलॉजिकली काफी अलग थी और अलग सोच रही थी, वो तो चली गई। नहीं मतलब आप नहीं वो भी एक अच्छी चीज है, आप एक इशू के नहीं हो सकते, लेकिन आपको इतना भी नहीं होना है कि आपको 50 पे जाना है। मतलब कह रहा हूँ जैसे जो गौरव का पॉइंट है कि आपको वो रिड्यूस करना है क्योंकि आपको 50 को अपनी साइड लाना है, लेकिन अगर आपको 50 को नहीं लाना है तो थोड़ी स्पेस बन जाती है, एटलीस्ट 3 की तो बनी जाती है, क्योंकि 30-35 में बन जाते हैं आप, राइट। और इंडिपेंडेंट वगैरह आते हैं, उस खुद वोट निकाल लेते हैं। तो हिंदुस्तान में जनरली 30 से 35 में आप निकाल लेते हो इलेक्शन, तो 3 की जगह तो बनी गई। जी नहीं, मैं आपका पॉइंट मानता भी, और आई नो कि आप थोड़े से ह्यूमरस वे में कह रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ इट इज आल्सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ शेनानिगन्स दैट गो इनटू दैट 35%, दैट इज मुझे अपनी कास्ट का एक और ऑपोजिशन वाले से खड़ा करवाना है, कटवा लूंगा जिससे कि ये वाली चीज स्प्लिट हो जाए कि मैं आगे आ जाऊं। नहीं यहाँ तो बहुत सिंपल से होते हैं, ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया। एक नाम के 4 कैंडिडेट लगा देते हैं ताकि लोग गलती से थोड़े से वोट तो चले जाएंगे, नाम की बताओ थी, लोग ढूंढ के लाते हैं सेम नाम के लोग कि भाई वोट कटुए के नाम पे, पर ठीक है वो अलग चीज है। हाँ, पर ये कुछ है क्या कि वोटिंग सिस्टम्स की वजह से कुछ इस तरीके की चीजें होती है, जैसे शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहां पे, सब जगह ज्यादा पार्टियां हैं, वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है, सबको लगता है कि हम 5-6% में घुस ही जाएंगे। हाँ, वो इजराइल इज अ क्लासिक एग्जांपल, उनके पास तो पार्टीज बहुत सारी हैं। हाँ, या साउथ अफ्रीका भी है। दैट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सर्टेनली इज गोइंग टू कॉज यू टू हैव a reduction in ideological space, but you can think about even the purpose of politics in some ways. If you need coordinated action, is to actually reduce the dimensionality of the space on which you can fight. You cannot have an n-dimensional space on which you can actually run politics or run policy. So you have to reduce it, and the part of the game is to figure out what are the kinds of compromises or agreements that we are going to make within the group, and who are the people who we are going to oppose and things like that. Yeah. But now going back to the point that Khyati, I think you made about racial polarization. So which is a fantastic thing, right? So I think here we were kind of like in that first half, I think I gave you some anecdotes about how people seem to make really bad judgments about other people. And sometimes we think that this is an irredeemable part about humanity. Right? That is, we're just going to actually have aversive judgments about people who are in another group, right? And that is going to kind of, and think about race as this kind of really big animating force, gender is another, right? मतलब आप 19th century के भी आप European इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ेंगे, इवन 20th सेंचुरी के आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर बड़ी कैजुअल सेक्सिज्म है, ये तो उनका तो दिमाग कम ही चलता है, या फिर वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसलिए वो तो ये जॉब नहीं कर सकते। बट रेसिज्म भी ऐसी थी। देखिए, मानिए अगर आप कि भाई ये लोग तो कम ही जानते हैं, इनके तो दिमाग कम सोफिस्टिकेटेड है, ये कहाँ से इक्वल, ये कहाँ से वोटिंग करेंगे हमारे साथ, ये तो है ही नहीं हमारे, ये तो हमारी जात बिरादरी के नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी के थोड़े से नीचे तबके के लोग हैं, इनको जो बेस्ट चीज कर सकते हो, जो एनलाइटेंड व्यू है, इज दैट यू टेक केयर ऑफ देम, द स्ट्रेटेजिक व्यू इज जस्ट एक्सप्लॉइट देम, राइट?
So this idea that we can have less animals, that people can actually, majorities can agree कि यार interracial marriage legal होनी चाहिए, और कर भी रहे हैं, you know. मतलब अगर आपको बताएं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अगर अभी मैं वापस जिंदा कर दूं, वो तो हैरान हो जाएंगे, वो तो कहेंगे कि ये हो क्या गया है. So I think it is a phenomenal thing, tribute to human capacity to change, which is one of the things that I think social scientists somehow seem to not quite accept, I would say, and they haven't really written cogently about how does positive change happen. Okay. But there is also, it is exactly during the same time in some ways, and Kathy's point I think was, hey, listen, like so much of the politics seems about race, and during a time when race has been going down in some crucial ways, like racism has been going down, And Kathy, I know that you had a question about how to measure things and things like that around casteism and what have you, right? और जनरली कि इसी से हमारे पास क्या कोई हिंदुस्तान के लिए भी लेसन्स हैं? क्या आपको कास्ट और रेस सिमिलर लगते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम, मतलब ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है फ्रॉम, क्योंकि हम सब एक रेस के लोग हैं जो कि अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन एज ए सोशल साइंटिस्ट जो ये फर्क है कि अरे कुछ जातियों के लोगों को में तो दिमाग नहीं होता, ये सब भ्रांतियां हमारे समाज में भी तो हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम उससे अलग हैं. और रेसिज्म भी हिंदुस्तान में कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सब एक रेस के हैं तो समझ में कम आता है, लेकिन जो कभी कभी अब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके खिलाफ बिल्कुल रेसिज्म होता है, या फिर अफ्रीका से इमिग्रेंट्स आते हैं तो बहुत रेसिज्म होता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है तो हम उसके बारे में बात कम करते हैं. तो ये इसमें आपको एज अ रिसर्चर क्या समानता लगती है या नहीं लगती? I'll make a brief point about, I think, talking about as a researcher. So what's the point of research is not completely clear here, right? Let's think about how we can actually either make a change here, or and that can only be possible when we acknowledge fundamental capacity for humans to change in really dramatic and deep ways, right? But let me honor the first part of your question, which is, what are the implications for India in terms of casteism? So one good thing, if you will, in minor ways, is the fact that racism is like very hard for humans to overcome in some ways because of the fact that the person just looks different. देख रहे हैं ये तो भाई दूर से ही सुपरफिशियल सिग्नल है कि ये बंदा दूसरा डिफरेंट तरह का है, राइट? तो कास्टिज्म के अंदर हमारे पास ये एक अच्छी चीज है कि people look roughly similar. There is a lot of intra-caste heterogeneity, right? Variance बहुत है. तो अगर आप उत्तर प्रदेश के, अगर आप अपर कास्ट ब्राह्मण को भी ले लेंगे, वो चांसेस है कि भैया कई सारे प्रदेशों के जैसे लोअर कास्ट के कोई होगा, उससे वो थोड़ा सा उसकी हालत थोड़ी खराब लगेगी. तो ये नहीं है कि हम डायरेक्टली सुपरफिशियल सिग्नल्स यूज कर बड़ी अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं. तो दूसरा एक सुपरफिशियल सिग्नल हम यूज कर सकते हैं, वो होता है कि लास्ट नाम यूज करें, राइट? तो वो तो हमने सुना है, बहुत सालों से सुना है, राइट? बट अगर आप ध्यान से सुने ये बात, मेरे पास सारा नेम डेटा मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है? तो मैंने इलेक्टोरल रोल्स जो है इंडिया के 1 बिलियन लोगों के मेरे पास पड़े हुए हैं जैसे, तो उनका मैंने पार्स भी कर रखा है डेटा. तो आप सोचिए कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नॉर्थ इंडियन लास्ट नेम, बता सकते हैं? कुमार. अब कुमार और कुमारी हैं, तो वो अब अर्बनाइज हो जाएं, अगर अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट से हट जाएं, तो बताइए आप कौन लेकर आएगा उन्हें? कहां से आए? तो दो चीजें हमारे एडवांटेज के अंदर हैं ये, और एक थर्ड चीज है कि देयर इज सम, आई वुड से, स्ट्रेटेजिक स्टफ व्हिच इज अराउंड दिस आइडिया दैट हिंदूज नीड टू बी लाइक, जो बीजेपी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी सीम्स लाइक कि it is not exactly the executed strategy. They're very caste aware, but it's at least the ideological strategy that they want all the Hindus to come together. This is a Hindutva movement. अब उसके अंदर हिंदुत्व मूवमेंट के अंदर ये नहीं बोल सकते कि मैं कई सारे लोगों को लाते मार रहा हूँ, राइट? तो there is, I think, there is some elite sort of, I would say, incentive also to make sure that there is a slightly more enlightened attitude towards caste. You don't really see major parties or anybody else in the media saying, नहीं नहीं भैया casteism बहुत maintain करके रखनी है मुझे, this is, लोग कहेंगे कि ये है, प्रॉब्लम है,
बट ये नहीं कह रहे कि ये करना है मुझे। तो those are the good things. I think in terms of the bad aspects, I mean, you pointed out about an orthogonal point about India is very color sensitive for sure. We know that. और दूसरा आपने बताया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर we see very distinctive facial features. That is again harder to overcome, I think, for the reasons that we talked about. But on the negative side, I think India is just not urbanizing fast enough, right? I mean, India is still dramatically rural in like, or हमारे पास, we are not kind of going through that trajectory that China is going through in that sense, in terms of urbanization and what have you. So as people remain in the areas that they grew up in, I think there is a real danger of kind of persisting with some of those things, and there are probably more things on the downside, I would say, but that's how I see it. And there is, look, I mean, the other thing that social scientists would point out is generational change is very important. जो आजकल के बच्चों को देखोगे और 40 साल के अंकल को देखेंगे, which I am, right? There is a big difference in terms of, I think, what kinds of, they just were brought up with different kinds of media and things like that, right? And different environment, and they seem to have less of an echo of the past, which is also an interesting thing for a fast-moving country. Like Saudi Arabia is a great example, I would say. आप सुनिए, अभी Saudi Arabia is going through probably phenomenal liberalization, जो कि MBS के अंदर. अभी आप 20 साल पहले क्या सुनते थे कि दुनिया के अंदर वो सऊदी अरेबिया वाले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन बहुत कंजर्वेटिव है, एंड द ओनली रीजन why these people are in power is because they agree to this is the fundamental contract that they've run. The contract has been torn up, buddy. No major revolution. People seem to be happy. This idea that generational change can also, I think it is partly founded in generational change. In Saudi Arabia, there are lots of young people like in India. And a bunch of these young kids actually, especially in Saudi context, have gone abroad to study and things like that. So you just had a much more liberal sort of, everybody's watching Friends, what have you. Those are the kinds of people who are kind of increasingly part of the national mainstream. वैसे गौरव, आपने बताया कि किस तरीके से सकारात्मक बदलाव जो होता है, पॉजिटिव चेंज, उसके ऊपर फोकस कम होता है. तो अभी जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोग्रेस स्टडीज या इस तरीके के मूवमेंट हो और उसके ऊपर रिसर्च हो, तो आपको लगता है वो सही दिशा है कि हम लोग प्रोग्रेस और प्रगति कैसे होती है उसे ज्यादा समझे तो शायद हमें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दुनिया की? Actually, man, that's an odd thing from a scientific perspective. Think about how bad things happen can actually be a great way to understand how we can reverse those things and how we can make good things happen. All right. Depends on what is the source of those bad things. All right. So if Rajiv Gandhi was saying that only 14 cents of a dollar or what have you, or of a rupee reaches the final person, let's figure out, that's a fantastic thing to study why that is true and then figure out a system that prevents that, right? So कभी भी सोशल साइंस के अंदर होता था ना, ये इसके लिए मजाक आपको बता सकता हूँ, बहुत अच्छा है जो बहुत अच्छा है. तो कभी कभी आप एयरपोर्ट के ऊपर किताब देखते हैं 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, तो उसके अंदर एक हैबिट होती है कि जल्दी उठो सवेरे, कि करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे. मैं कहता हूँ अभी तुम रिक्शा वाला बुलाओ दिल्ली के और उन्हें कहो कि वो तो बहुत जल्दी उठ रहे हैं, वो उनका कोई चांस नहीं कि वो आगे बढ़ने वाले हैं. तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप सिलेक्ट करें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, अगर सक्सेसफुल पीपल के ऊपर सिलेक्ट करें, यू आर इवन रॉन्ग अबाउट कोरिलेशन. यू कैन इवन बी रॉन्ग अबाउट कोरिलेशन, कि इट मे बी दैट द पुअर पीपल आर एक्चुअली वेकिंग अप सूनर, बट आप कह रहे हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग. So it is a stupid way to study anything in life. Okay. We don't want to select on the dependent variable. These are things that you can get some ideas about, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसी चीज को study करें. My point was simply that actually we are just missing something fundamental about humans, their capacity to change. That's all. That is, and radical change and dramatic change. अगर आप LGBT के प्रति attitudes देखेंगे, there are dramatic change even among Republicans. मतलब 20-25% पॉइंट चेंज है, आपको बता रहा हूँ.
उससे ज्यादा है। तो और ऐसे आप इंडिया के अंदर देखेंगे चेंज, हमारे पास इतने अच्छे ओवर टाइम सर्वेज नहीं है, बट अगर आप पीयू का सर्वे देखें, उसके अंदर उन्होंने कास्ट का भी है, विमेन का भी है। अगर आप देखें, मोर इंडियन सपोर्ट विमेन राइट्स, अब उनकी कंसेप्शन ऑफ विमेन राइट्स में भी डिफरेंट देन पीपल इन यूक्रेन, okay, than people in the Czech Republic. So, I think how that comes about, I think, is a harder question to answer. And it is an interesting question to answer, especially if we want to accelerate that. But we won't learn that by just looking at success, I would say. We have to look at, I think it is completely fair to look at things about like, why do things go wrong? And then figure out ways that are they because of irredeemable things, right? I mean, if that answer is that people can't change, people are the way they are, like that Tajfel story that, अरे people तो minimal group के हैं, वो तो हमेशा झगड़ा करेंगे, right? वो random वो कर दिया. But there is also this interesting capacity to change even when self-interest is involved. आप मानिए Democrats, white Democrats support affirmative action, a majority of them support affirmative action. हम मानेंगे ये बात, ठीक है? मतलब इंडिया की तो स्टोरी और भी अलग है। अगर आप अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, आई थिंक अबाउट 4 times ऑफ यूएस इंडिया के अंदर सपोर्ट है फॉर अफर्मेटिव एक्शन कास्ट बेस के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए, और इवन फॉर जेंडर बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन वी हैव फेयरली वाइड सपोर्ट बिकॉज पीपल सी समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी एंड वांट टू फिक्स इट. That's one explanation for why they support it. So I think to your point, man, that I don't exactly know what the people who just want to study positive things, I think, but certainly don't select on the dependent variable, I would say. That's just bad science, And then the second point would be, I think we just need to look at, by nal band karne se pani bachega ya tub lagane se pani bachega, I don't know. और इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि आप जैसे कह रहे थे कि इको चेम्बर्स और उस वजह से शायद ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, और जोनाथन हेट वगैरह इन लोगों ने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। तो आपका अभी का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये जो वेव ऑफ पोलराइजेशन है, ये इंटरनेट से इसका कुछ कोरिलेशन, कॉजेशन है या नहीं है? मैं आपको एक जोनाथन हाइट, एक इतने इंटरेस्टिंग रिसर्चर है, उनकी एक अच्छी कहानी आपको बताता हूँ. आई थिंक उन्होंने लिखा था, एक बुक लिखी थी राइटियस माइंड. उसकी एक मेरे पास एसोसिएटेड कहानी है, थोड़ी सी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए टेलर्ड है, जो मैंने घर में यूज कर रखी है. ये कहानी है कि वो बताते हैं कि समटाइम्स द फीलिंग ऑफ राइटियसनेस, या मैं सही हूं, ये लोग गलत हैं, इट कम्स फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ डिस्गस्ट. ओके, वो कहते हैं कि मोरालिटी जो है, समटाइम्स आवर मॉरल इंट्यूशंस आर फाउंडेड इन डिस्गस्ट. तो मैं उसका एक आपको प्रोवोकेटिव एग्जांपल देता हूँ. तो कई सारे लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है, वो चाहते नहीं कि भाई काऊ को खाए, ये सब चीजें करें, राइट, यू नो. तो अब मैं उन्हें एग्जांपल देता हूँ कि काऊ बेचारी हार्ट अटैक से मरी, ठीक है, अब वो सैनिटाइज्ड है, हर एक चीज ठीक है, आप उसका मीट खाएंगे? नहीं खाएंगे. क्यों नहीं खाएंगे? सारे लोग जो है वेजिटेरियन, आपने तो वायलेंस नहीं किया ना, क्योंकि वो तो खुद से मरी हुई है, तो नेचर का पार्ट है कि वो मरी. लेकिन घिन आती है ना. हाँ, it is disgust based, not actually based on your moral intuitions, right? You didn't commit violence, but why do you feel that now this is, he gives even more provocative examples. You could think about why is sex between siblings after menopause of women not allowed, or, like with the mother, or what have you. All of these things are founded in this idea of disgust. And sometimes morality changes into disgust causes morality, or some good reasons change into like we just want to give crude intuitions. इसमें मैं कुछ कहूंगी कि काफी बार ये जो हमारी डिस्गस्ट भी होती है, वो बस उसकी वजह से होती है कि हमने वो दूसरा वर्जन कभी देखा नहीं होता है. हमारा एक्सपीरियंस एक लिमिट तक होता है, और क्योंकि हमने वही एक्सपीरियंस किया होता है, तो हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, उसके बाहर का जो भी है वो एबनॉर्मल है. उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये मेरे
कुछ फ्रेंड्स मतलब कुछ मेरे जानकार लोगों से बात करते वक्त ये पता चला कि जापानीज लोगों को, जैसे हम लोग कर्ड राइस खाते हैं, भारत में ज्यादातर लोगों को कर्ड राइस पसंद आती है, लेकिन मैंने जितनी भी बार किसी जापानीज या थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन लोगों को कर्ड राइस ऑफर किया, दे जनरली डू नॉट लाइक इट। उनको वो थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है, जैसा कि हमें कोई अजीब कॉम्बिनेशन लगता है खाने के बारे में, लेकिन उनको हमारा कोई नॉर्मल खाना भी अजीब लगता है। तो इट इज जस्ट कि हम उससे फेमिलियर नहीं होते हैं। और आई थिंक जब हम काफी चीजों में नॉन वेज या कोई चीज खाई जा सकती है, नहीं खाई जा सकती है, उसमें आई थिंक बहुत सारे वेरिएशंस उसमें उसी पे होते हैं कि हमने वो देखा नहीं है तो हमारे लिए वो डिस्गस्टिंग हो सकता है, किसी और के लिए वो उनका खाना हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब कभी कभी कोई चीज का कलर देखकर, टेक्सचर देखकर आपको किसी और चीज की याद आती है, तो वो सब नहीं करता है। दैट वाज वन पार्ट अबाउट लाइक जोनाथन हाइट। मेरे पास एक चीज थी पूछने के लिए, जैसे रेशियल पोलराइजेशन के बारे में गौरव आप बता रहे थे, तो रेशियल पोलराइजेशन वहां पर क्या एक इंटररेशियल मैरिज आपका एक पैरामीटर है जिससे आप आंकते हैं, और इस तरह से हिंदुस्तान में हम इंटरकास्ट मैरिज यूज कर सकते हैं? कास्ट कितना प्रभावी है, और कास्ट में तो खैर वो और भी ज्यादा प्रभावी चीज है भी, लेकिन रेस में भी है, क्योंकि वहां पे भी जब आप शादी करते हैं तो उसके बाद आपके बच्चे मिक्स्ड रेस के हो जाते हैं। तो ये क्या सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कि किस तरह से चल रहा है? Yeah, that's a great question, right? Because Kathy had also asked कि यार measurement कैसे करें ये सब चीजों की, right? ये ना, तो देखिए, एक तो मैं आपको एक पुरानी हॉलीवुड मूवी है जेंटलमैन्स अग्रीमेंट, ठीक है, तो वो आपका अगर मौका मिले तो देखिएगा। उसके अंदर पहली एक ऑडिट स्टडी हो रखी है। तो ऑडिट स्टडी का मतलब होता है कि मैं रेज्यूमे बनाऊंगा, सोचिए सिर्फ नाम बदल दूंगा, सेम रेज्यूमे सिर्फ नाम बदल दूंगा, एक के अंदर अपर कास्ट नाम रखूंगा, एक में लोअर कास्ट रखूंगा, हाउसिंग एड निकालूंगा, एक में लोअर कास्ट रखूंगा, एक में अपर कास्ट रखूंगा। These are really great ways of actually doing widespread measurement, especially when we're looking at something called discrimination. ठीक है, तो discrimination is behavioral, right? हम कभी कभी prejudice measure करना चाहते हैं जो कि एक quantity of mind है। Discrimination है action के अंदर, कि यार तुम कुछ मानते होगे बट तुम क्या अगर कोई सामने आता तो बदतमीजी करते हो या तुम unfair व्यवहार करते हो, वो अलग चीज है, राइट? रिलेटेड है बट अलग चीज है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको मेजर करना है तो वन वे टू डू इट इज थ्रू अ ऑडिट स्टडी, ठीक है, कि ऑल एल्स इक्वल डू पीपल ट्रीट यू नो लाइक नाउ गिवन यू इक्वल एविडेंस ऑफ माय एबिलिटी, राइट? एग्जाम में सेम नंबर आए, सोच लीजिए जो भी है। नहीं, इसका मैंने एग्जांपल जैसे कि जेंडर के लिए भी ये इस प्रकार का केस यूज हुआ है, राइट? हाँ, ये होता है कि सेम रिज्यूमे में लड़की का नाम लिख दिया, लड़के का किसको कॉल आता है इंटरव्यू का, किसका ज्यादा कन्वर्ट होता है। हाँ जी, या फिर इवन आई थिंक कास्ट का भी हिंदुस्तान में हुआ है और उसमें अच्छे से निकल के आता है कि फर्क तो है। अच्छा, हाँ जी। और ऐसे ही हाउसिंग की एड्स के अंदर आप देख सकते हैं, क्रेग्सलिस्ट के अंदर डाल दिया, ये कुछ कर दिया, तो दिस इज वन वे टू मेजर डिस्क्रिमिनेशन, आई वुड से। अगर आप क्वांटिटीज ऑफ माइंड करना चाहते हैं मेजर, तो दिस इज मतलब वी हैव टू डिफाइन, आई थिंक, prejudice just a bit more carefully, right? If that is the quantity we are going after. So prejudice के अंदर one way to think about it is that it is gross overgeneralization or mistaken aversive beliefs about another group, right? जैसे अमेरिका के अंदर ये था कि blacks are lazy or unintelligent. ये it was a widely endorsed belief about a particular group, okay? So this is a mistaken aversive belief about another group. Or sometimes it is just gross overgeneralization of an aversive negative trait, right? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आप कह सकते हैं अब भाई सुंदर लोग जो हैं मुझे बहुत, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत we all go through this kind of a thing which is very well attested and मतलब we have great evidence for it. And you know, and this is also something that you can use to kind of change your own behavior. That is, if you are in front of an attractive person, you can say, buddy, watch out, you know? So, but अगर आपको ये मेजर करना है, then you can use surveys also. Surveys के अंदर आपको थोड़ा सा रहता है कि क्या लोग सही से आंसर करेंगे या फिर वो बोलेंगे कि नहीं लोगों को खराब बोलना खराब, you know, it is not considered good, तो मैं ये छुपा लूं ये चीज, right? तो उसके लिए हम उन्हें दे सकते हैं कि आपकी anonymized रहेगा, उसके भी हमारे पास कुछ तरीके हैं
जिससे कि हम एक रैंडमाइज्ड रिस्पॉन्स टेक्निक होती है जिसके अंदर हम एक डाल देते हैं, लिस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा आइटम डाल देते हैं और बोलते हैं कि जस्ट पिक हाउ मेनी आइटम्स डू यू थिंक यू एग्री विद। उसके अंदर आपको बताना नहीं कि किस आइटम के साथ एग्री कर रहे हैं। तो उससे हम बैक आउट कर सकते हैं। तो ये सर्वे बेस्ड हो जाएगा कुछ काफी चीजें, और कुछ चीजें अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है, मेजर करना है, देन आई थिंक यू हैव टू गो आउट इन द फील्ड एंड सी हाउ एक्चुअल पीपल आर बीइंग इम्पैक्टेड। कोर्ट डिसीजंस भी देख सकते हैं कि सेम टाइप के अपराधों के लिए किसको ज्यादा सजा मिली है, किसको कम सजा मिली है, बेल कितने को मिली है, बेल किसको नहीं मिली है। हाँ जी। एक आखिरी थोड़ा सा कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो इसमें आपकी एक स्टडी है पार्टिजन बायस के बारे में, जिसमें आपने ये बताया कि लोग जैसे जब उनको उस पर्टिकुलर पार्टी की एक्चुअल फैक्चुअल बेस्ड पोजीशन, जैसे कि इकोनॉमी कैसे कर रही है, इसके बारे में पूछा जाता है, तो काफी लोग मतलब अगर अपनी पार्टी का होगा तो अच्छा ही बोलेंगे, अगर किसी और की पार्टी का होगा तो बुरा ही बोलेंगे। लेकिन उसको आपने थोड़ा और अगर स्क्रैच करने से आपने ये पाया कि एक्चुअली वो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, बट क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं इसलिए वो जानबूझ के अपना आंसर चेंज कर देते हैं, राइट? तो ये तो सर्वे पे भी बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, राइट? थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, this is about like how badly are people behaving, if you will, right? How suboptimally are people behaving in terms of when they're thinking about parties? And like for us, let's just start with this basic idea that people want the most competent, the most thoughtful people who can actually advance the country the best to be elected. But now there are all these things, biases that come in the way in terms of that selection process, right? That's the thing that we are fearful of. And we have to come up with ways, if it is true, we have to come up with alternate ways about instituting a different, we can still honor democracy, but we just need different institutions perhaps. Okay. What our current institutions are called, in at least some telling, are called this is called a Schumpeterian democracy, a minimal competitive democracy. सोचिए कि एडवर्सेरियल दो लोग झगड़ रहे हैं, okay, but this is almost like a market of democracy. There are no real rules. आप झूठ भी बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि everything is not just allowed in love and war, but it is also allowed in politics, because politics is war, and love. And that's one conception of democracy, and there you are especially in danger of this kind of a voter who may actually be swayed by emotions, because again, and maybe choosing poorly. So Khyati, aapka question hai ki to what extent we just want to figure out, like, are people misinformed agar mere ko इकोनॉमी के ऊपर वोट करना है? तो ये बहुत बड़ी सिंपल सी चीज है, परफॉर्मेंस बेस्ड। यार इकोनॉमी अच्छी होगी, इसे दोबारा डालते हैं, इकोनॉमी खराब करी तुमने पिछले 5 साल के अंदर, तो निकालो इसे। Let's just start with the simple rule, Turns out that what we saw starting the 80s is a very dramatic polarization on people's retrospection. अब आप डेमोक्रेट से पूछें कि भाई इन्फ्लेशन कैसी रही, डेफिसिट कैसा हुआ, इकोनॉमी कैसी रही, अगर वो बोलेंगे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है तो वो बोलेंगे 4 चांद लग गए। रिपब्लिकन्स बोलेंगे तुमने कबाड़ा कर दिया पूरा। तो वो हमें पोलराइजेशन बहुत नजर आई, तो विच इज वेरी अपसेटिंग कि आपको बताने कि प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रीटी पुअर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए तो वैसे ही जद्दोजहद बहुत है, क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी नॉइजी है, बट अब एक और भी आ गया कि भाई कुछ नहीं हो सकता इधर। तो उसके अंदर हम देखना चाह रहे थे कि हाउ बैडली मिसइन्फॉर्म्ड पीपल आर। इट सीम्स पीपल आर नॉट एज मिसइन्फॉर्म्ड as the superficial assessments reveal. Sometimes when you pay people to give the right answer, they will actually give you the right answer. Now, it just, look, in terms of percentage points, right? This is leading to, I believe, a 3 percentage point change or whatever, okay? So in terms of how much we are able to, how much additional information we are able to reveal, it is just 3% more of people. ऐसा नहीं है कि, it dramatically changes how we understand the underlying capacity of people, but it does have, it does have a US small में 3% काफी है। US में तो 3% हाँ, बहुत है, वहाँ तो 49-51 का मामला चलता रहता है वहाँ तो।
हाँ जी, तो वो उसके अंदर, बट ये बिलीफ्स के अंदर है. आई डोंट नो हाउ मच इट ट्रांसलेट्स टू वोट्स, यू नो, बट दैट्स द. पर यहाँ भी हमको दिखता है. आई मीन आजकल हिंदुस्तान में भी आजकल ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि वो बोलेंगे अरे मनमोहन का टाइम बड़ा खराब था अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, और अगर आप कांग्रेस के सपोर्टर तो कहेंगे अरे वही सबसे अच्छा टाइम था, उसके बाद तो कबाड़ा कर दिया है मोदी ने. या फिर बीजेपी सपोर्टर कहेगा अरे इसी के बाद तो अब तो मोदी के टाइम पे तो अच्छा चल रहा है. तो ये होता है, बिल्कुल सेम फैक्ट्स होंगे और उसका इंटरप्रिटेशन दोनों अलग तरह से करेंगे, और शायद मन में पता भी होगा, लेकिन उनको होगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, उससे मेरी साइड को खराब दिखना पड़ेगा, तो मैं ऐसी चीज मैं क्यों एक्नॉलेज करूं जिससे मेरी साइड खराब लगे. तो एक फैन मोमेंट वाला मामला है. मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कभी कभी आज की डेट में ऐसा लगता है कि दे आर स्टार्स एंड नॉट पॉलिटिशियंस. तो आप अब भाई सलमान खान के अगर आप सपोर्ट रहे हैं तो उसकी मूवी अच्छी लगती है चाहे कैसी भी हो. तो थोड़ा वैसा वाला मामला हो जाता है कि पहले आप उसके फैन हैं स्टार के, उसके बाद मूवी अच्छी लगेगी, चाहे वो मूवी में बाकी सब बोलना ही पड़ेगा कि अच्छी लगेगी, है ना. हाँ, उसके बिना नहीं बोल सकते. हाँ, बोलना भी पड़ेगा. तो गौरव, बहुत बहुत मजा आया. हम तो सोच के, वैसे हमने सोचा था कि आपके इतने सारे जबरदस्त पेपर्स हैं, सब पे खूब डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन ये पोलराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है और इतना ज्वलंत टॉपिक है कि हम इसमें काफी गहराई तक गए, और वो भी शायद आई थिंक आपके साथ घंटों इस बारे में बात कर सकते हैं. आपने इतनी इस पे रिसर्च भी की और हमारे तो सवाल भी खत्म नहीं होंगे. लेकिन इस मौके पर खत्म करते हैं आज का एपिसोड. अपने हम श्रोताओं से भी बोलेंगे, अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं ये सुनकर तो जरूर बताइए, और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है जरूर हमको अपना सुझाव, अपने फीडबैक भेजते रहिए. जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हैं वहां पर सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया. उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabaazi@gmail.com पर या फिर @puliyabaazi ट्विटर पर. शुक्रिया. IVM